नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान विश्वविद्यालय और मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। आदिकाल की पृष्ठभूमि से संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें ताकि आगे के वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सकें। इसका जो अपना वीडियो है, इसका विषय है आदिकाल की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल की परिस्थितियों की। परिस्थितियों से तात्पर्य आदिकाल में माहौल किस तरह का था, किस तरह की परिस्थितियां उस दौर में उत्पन्न हुई थी। तो जब हम इससे संबंधित उत्तर लिखते हैं तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की परिस्थितियां हम देखते हैं: राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां। एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह की थी। आदिकाल का जो दौर है वो हर्षवर्धन साम्राज्य के पतन का दौर है। हर्षवर्धन का साम्राज्य या हर्षवर्धन का जो शासनकाल था, इस तरह का शासनकाल था कि वहाँ पे भारत में केंद्रीय सत्ता की स्थापना थी। पूरा भारतवर्ष एक सूत्र में बंधा हुआ था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो केंद्रीय सत्ता है उसका पतन हो जाता है और भारतवर्ष में जो शासन है वो छोटे छोटे राजाओं के हाथ में आ जाता है। ये जो छोटे छोटे राजपूत राजा थे, इनकी जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, इस साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत ये एक दूसरे से लड़ाई करने लगे और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए एक समय ऐसा आया जब हिंदू सत्ता का पतन हो गया और मुस्लिम आक्रांता जो हैं वो भारतवर्ष में आते हैं और मुस्लिम सत्ता की स्थापना करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान जो हैं उन्हें अंतिम हिंदू शासक के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के पश्चात भारत में मुस्लिम सत्ता का आगमन हो जाता है और मुस्लिम धर्म का भी मुस्लिम सत्ता के साथ साथ आगमन भारतवर्ष में होता है। जब हम बात करेंगे धार्मिक परिस्थितियों की, तो धार्मिक परिस्थितियां अगर आदिकाल के दौर में हम देखें तो बहुत ही विषम परिस्थितियां थी। शैव, वैष्णव, जैन और इस्लाम, ये 4 मत हैं जो मुख्य रूप से भारतवर्ष में चलन में थे। धर्म जो था, धर्म की स्थिति ये थी कि कुछ विशेष वर्ग जो थे वो धर्म के ऊपर अपना अधिकार बना बैठे थे। ईश्वर से तारतम्य स्थापित करने का काम, पूजा पाठ का काम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। नीची जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की आज़ादी नहीं थी, पूजा पाठ करने की आज़ादी नहीं थी। धार्मिक आडंबरों का बोलाबाला उस दौर में था। धर्म के नाम पर बहुत ही अनाचार होता था। कुल मिला के ये जो आदिकाल का जो माहौल है या आदिकाल की परिस्थितियाँ हैं धर्म के संदर्भ में, वो अशांति का माहौल था, ये हम एक शब्द में कह सकते हैं। जब हम बात करेंगे सामाजिक परिस्थितियों की, तो समाज किस तरह का आदिकाल के दौर में था वो इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो आदिकाल के दौर में हम देखते हैं जाति पाति के बंधन जो थे बहुत कड़े हो चुके थे। ऊंच नीच का, छुआछूत का, भेदभाव का चलन चारों ओर दिखाई देता था। नारी जो थी, नारी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, नारी को केवल एक भोग की वस्तु मात्र समझा जाता था। जब शिक्षा की बात करते हैं तो सामान्य लोग जो निम्न वर्ग था मुख्य रूप से, उसको शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। शिक्षा सिर्फ उच्च लोगों के लिए ही थी, उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही थी। समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं जिनको हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते आ रहे हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, इस तरह की जो प्रथाएं हैं वो समाज में प्रचलित थी। तो आदिकाल का जो दौर है, सामाजिक परिस्थितियाँ उसकी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियों की, तो संस्कृति के संदर्भ में हम देखेंगे हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृतियाँ थी, इस्लाम के आगमन के बाद इन दोनों संस्कृतियों का समन्वय शुरुआत में देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे जब इस्लाम मजबूत होता जाता है तो हिंदू जो धर्म है उसके ऊपर वो प्रहार करना शुरू करते हैं। तो इनका जो आपसी समन्वय की जो भावनाएं धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है और हिंदू कला संस्कृति, हिंदुओं के जो मंदिर थे, उन सबको मुसलमान जो शासक थे वो उनको नष्ट कर रहे थे और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। इस तरह से हम देखते हैं कि सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी जो हैं आदिकाल की, वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। साहित्यिक परिस्थितियाँ, साहित्य मतलब वही अपनी हिंदी साहित्य या जो उस दौर में जो साहित्य लिखा जा रहा था उससे संबंधित परिस्थितियाँ हैं।
साहित्यिक रूप से अगर हम देखें तो ये जो कालखंड है, आदिकाल, ये बहुत ही समृद्ध है। मुख्य रूप से देखो इसमें हम देखते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी साहित्य, जिसको हम शुरुआती हिंदी या पुरानी हिंदी भी कह सकते हैं। इन सभी भाषाओं में साहित्य लिखा गया। तो साहित्यिक दृष्टि से आदिकाल का जो दौर है बहुत ही समृद्ध दौर रहा है। संस्कृत में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। आचार्य भामा, दंडी, उद्भट, इस तरह के विद्वानों ने बहुत ही प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा। पाली और प्राकृत भाषा में भी साहित्य लिखा गया। साथ में हिंदी साहित्य की भी उत्कृष्ट रचनाएं हमको आदिकाल के दौर में देखने को मिलती हैं। तो एक पंक्ति में ये कहा जा सकता है कि साहित्यिक परिस्थितियाँ जो आदिकाल की हैं वो बहुत ही समृद्ध रही हैं। अभी अगला प्रश्न आता है जो सीधे सीधे हमारे पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। पहली प्रवृत्ति है वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता। ये हम ऑफलाइन कक्षाओं में बात कर चुके हैं। वीर रस, जैसे हम बात करते हैं रासो साहित्य, रासो साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। रासो साहित्य जो राजाओं के जीवन चरित्र से संबंधित रचनाएं हैं, उसमें राजाओं की वीरता, उनकी लड़ाइयों के किस्से, युद्धों का सजीव वर्णन, इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं देखने को मिलती हैं। युद्धों के सजीव वर्णन की जैसे मैंने बात की थी कि जब उन रचनाओं को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे युद्ध अपनी आंखों के सामने ही हो रहा हो। तो युद्धों का सजीव वर्णन इन रचनाओं में देखने को मिलता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, क्योंकि ये जो कवि थे, दरबारी कवि थे, तो अपने जो आश्रित राजा हैं जिनके आश्रय में ये लिख रहे थे, उनके आश्रयदाताओं की ही प्रशंसा में ये रचनाएं लिख रहे थे। संकुचित राष्ट्रीयता, इनकी जो राष्ट्रीयता है, जो वर्तमान दौर में हम देखते हैं कि एक भारतवर्ष केंद्रीय सत्ता के रूप में जो हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, उस तरह की राष्ट्रीयता की भावना यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि उस समय जो भारतवर्ष है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और वो जो छोटे छोटे राज्य थे, उस राज्य विशेष की सीमा में रहने वाले लोगों के लिए वही उनका राष्ट्र था, और उनकी जो राष्ट्रीयता थी वहीं तक सीमित थी। इसलिए इस समय की जो राष्ट्रीयता है उसको हम संकुचित राष्ट्रीयता का दर्जा दे सकते हैं। ऐतिहासिकता का अभाव, इस तरह से कहा जा सकता है कि इस समय की जो रचनाएं हैं वैसे तो इतिहास से संबंधित हैं। जैसे राजाओं का मैंने बताया कि इसमें वर्णन मिलता है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें मिलती है। लेकिन जो इनमें इतिहास से संबंधित बातें लिखी गई हैं वो वास्तविक जो इतिहास है उससे मेल नहीं खाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिकता का इनमें अभाव मिलता है। जैसे ऑफलाइन कक्षा के दौरान मैंने बात की थी कि पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के कृतित्व, व्यक्तित्व, उसके युद्धों के बारे में, उसके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इतिहास से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। जैसे मैंने बताया था, उनका जन्म का वर्ष अलग अलग दोनों जगह बताया गया है। उनकी माता का नाम इतिहास में कर्पूरी देवी बताया जाता है, जबकि रासो साहित्य में उनकी माता का नाम कमला बताया गया है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इतिहास के साथ मेल नहीं खाती हैं। आदिकालीन जो प्रवृत्तियाँ हैं उनमें एक विशेषता है कल्पना की अधिकता। इसमें मतलब जो साहित्य लिखा गया है उसमें वास्तविकता कम है, कल्पना ज़्यादा है। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति आदिकाल की रचनाओं की रही है। भाषा में विविधता मिलती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, इस तरह की कई सारी भाषाएं जो थी प्रचलित थी, इन सभी में रचनाएं लिखी जा रही थी, साहित्य लिखा जा रहा था। विविध छंदों का प्रयोग हम देखते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है उसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया जा गया है, इसलिए उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो विविध छंदों का प्रयोग विविध रचनाओं में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से जब हम हिंदी की बात करते हैं तो डिंगल और पिंगल शैली, दोनों प्रकार की शैलियों का वर्णन या शैलियों का प्रयोग इन रचनाओं में किया गया था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि धार्मिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये मुख्य प्रवृत्तियाँ आदिकाल से संबंधित हैं। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब बात आती है क्या आदिकाल में कुछ समस्याएं थी। तो आदिकाल की कुछ समस्याएं हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। पहली जो समस्या आती है वह नामकरण व काल विभाजन की समस्या है। नामकरण काल विभाजन की समस्या से मतलब है कि एक तो यह है कि इस दौर का जो साहित्य है, उस दौर के साहित्य में बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं जो मिश्रित हैं। कोई एक केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, या हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का अभाव है। जैसे हम बात करते हैं भक्ति काल,
भक्ति काल में लगभग जो रचनाएँ प्राप्त होती हैं वो भक्ति से संबंधित हैं, इसलिए उस कालखंड को भक्ति काल नाम देना बिल्कुल सही है और सारे विद्वान जो हैं इस बात से बिल्कुल सहमत है कि इस काल को भक्ति काल ही नाम देना सर्वोपयुक्त है। लेकिन आदिकाल ऐसा कालखंड है जिसके अंतर्गत इस तरह की कोई केंद्रीय प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारी प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण हम यहाँ पे देखते हैं, इसलिए इसको एक नाम देना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अलग-अलग विद्वान आए, सभी विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने अध्ययन के हिसाब से इसको नाम दिए हैं, जिन नामों के ऊपर पिछले वीडियो में मैंने चर्चा भी की थी, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया वीर गाथा काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया आदिकाल प्रमुख हैं। तो इनके ऊपर अपने पिछले वीडियो में बात कर ली है, तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाएँगे। एक है केंद्रीय भाषा की समस्या, इसमें कोई केंद्रीय भाषा हम ये कहें कि भई ये जो दौर था इसमें ब्रज भाषा में साहित्य लिखा गया या हिंदी भाषा में साहित्य लिखा गया या अपभ्रंश भाषा में या संस्कृत भाषा में साहित्य लिखा गया, तो ऐसी कोई केंद्रीय भाषा यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। विविध भाषाओं का प्रयोग है, अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग तरह का प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया है, उत्कृष्ट साहित्य भी देखने को मिलता है। प्रामाणिकता के संदेह की मैंने बात करी कि यहाँ की जो रचनाएँ हैं, बहुत सारी रचनाएँ ऐसी हैं जिसका वास्तविक प्रकाशन कब का है, किसके द्वारा लिखी गई हैं, लेखक कौन है, इसके बारे में भी संदेह है। अलग-अलग विद्वानों ने अपने जो शोध कार्य किए हैं, उसमें निष्कर्ष निकाला है कि पहले जो रचनाएँ प्राप्त होती थी, उसके लेखक कुछ और बताए जाते थे, लेकिन शोधों के द्वारा पता चला है कि उसका जो लेखक है, वो नहीं कोई और है। कुछ रचनाएँ ऐसी हैं जिनका कुछ आलोचक या कुछ साहित्यकार जो हैं, शासनकाल 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं, वहीं उसी रचना का रचना काल जो है, कुछ आलोचक साहित्यकार 17वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी प्रामाणिकता जो है, उनमें संदेह है। रचनाओं के ग्रहण और त्याग की समस्या, ये भी एक बड़ी समस्या है कि किस रचना को आदिकाल की सीमा के अंतर्गत रखें, किसको ना रखें, क्योंकि जैसे मैंने बात करी कि रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, रचनाओं का रचना काल अच्छे से ज्ञात नहीं है। बहुत पौराणिक रचनाएँ हैं जो संग्रहालयों में रखी हुई हैं, उनको ढूँढा जाता है, उनमें कहीं भी कोई तिथि अंकित नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि रचनाओं का वास्तविक रचना काल क्या है। तो ये आदिकाल की कुछ समस्याएँ थी, जिनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। अब बात अपन करेंगे कि आदिकाल की प्रवृत्ति साहित्य, जो आगे आने वाला साहित्य है, जैसे हम भक्ति काल की बात करते हैं, रीतिकाल की बात करते हैं, आधुनिक काल की बात करते हैं, उसको क्या देन है? तो इसमें अपन देखते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। बाद के साहित्य में जो भी प्रवृत्तियाँ दिखाई दी, उन सब का आदि रूप हम आदिकाल के साहित्य में देख सकते हैं। दोहा चौपाई शैली जो है, हिंदी साहित्य में वर्तमान दौर तक प्रचलित है, जिसका मुख्य रूप से प्रयोग भक्ति काल में जायसी और तुलसी के द्वारा किया गया था। तो ये आदिकाल की ही देन है, वहीं से इसको जायसी और तुलसी ने ग्रहण किया है। गीति काव्य जो आदिकाल से मिलना शुरू हो गया था, जिसका उत्कृष्ट रूप हम देखते हैं सूरदास जी के द्वारा और आधुनिक काल में महादेवी जी के द्वारा बहुत सारे उत्कृष्ट गीत लिखे गए हैं। भक्ति से संबंधित रचनाओं की जो शुरुआत है, वो भी हम देखते हैं आदिकाल के दौर में हो चुकी थी और उसका उत्कृष्ट रूप हम भक्ति काल की रचनाओं में देखते हैं, जिसमें सूर है, तुलसी है और भी बहुत सारे भक्त कवि हुए हैं जिनकी उत्कृष्ट रचनाएँ भक्ति से संबंधित प्राप्त होती हैं। एक कालखंड आता है भक्ति काल के बाद रीतिकाल। रीतिकाल की जो श्रृंगारिकता है, उसका भी आदि रूप हमको आदिकाल के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। और वीर रस तो आप देख ही सकते हो, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो भी वीर रस से संबंधित रचनाएँ लिखी गई हैं, सब कहीं न कहीं आदिकाल से प्रभावित हैं। दिनकर जैसे कवि हुए हैं, उन्होंने जो वीर रस से संबंधित रचनाएँ लिखी हैं, वो कहीं न कहीं आदिकाल के वीर रस से प्रेरित रचनाएँ मानी जा सकती हैं। आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो में अपने 4 आदिकाल की जो शाखाएँ हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, उनके ऊपर एक-एक कर विचार करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो मैं वीडियो डालूँ, आपको समय पर मिलता रहे।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।